अदालत तो जनरल फैज का नाम भी फैसले में लिखने के लिए तैयार नहीं, सजा देना तो बहुत दूर की बात है। काजी फैज ईसा ने फिलहाल जनरल फैज के साथ महाज खोलने से इज्तनाब किया है। मज़ाहिर नकवी के दिन गिने जा चुके हैं। आज तो बलोच सियासत का बादशाह नवाज शरीफ निकला है। बलोच नवाज शरीफ के साथ नहीं चलना चाहते हैं, बलोच तो आसिफ जरदारी के साथ चलना चाहते हैं कि अब बलूचिस्तान की ज़्यादा सीटें नून लीग के पास होंगी और बलूचिस्तान की सूबाई असेंबली में भी ज़्यादा सीटें नून लीग के पास होंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया अशरफ। प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सौरवर्दी के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी हो गया है। जो ह्यूमन राइट्स की बुनियाद पर एक दरखास्त दायर की गई थी टॉप सिटी के मालिक की जानिब से साबिक डीजी जो थे ISI जनरल फैज हमीद के खिलाफ। आज उसके जो रिमार्क्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो जरा जानते हैं मुजम्मिल साहब से तफसीली फैसले में क्या कहा गया है। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? मुजम्मिल साहब, अल्लाह का शुक्र है। मुजम्मिल साहब, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसले में? देखिए मुझे बड़ी हैरानगी हुई ये फैसला पढ़ के। एक तो उसमें फैसले में जनरल फैज का नाम नहीं लिखा उन्होंने। देखें, उन्होंने कहा जी इल्ज़ामात बहुत संगीन लगाए गए हैं और फैसले में जनरल फैज का नाम लिखने से मुकम्मल इज्तनाब किया गया है। हालांकि इल्ज़ामात तो जनरल फैज पे लगाए गए हैं और तो उन्हें लिखना चाहिए था कि जो DGISI जनरल फैज पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो बहुत संगीन है, ताकि अदालती रिकॉर्ड पर आ जाता कि जनरल फैज के खिलाफ इल्ज़ामात लगाए गए हैं। लेकिन ये तो लिखा गया है कि संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, लेकिन जनरल फैज का नाम नहीं लिखा गया अदालती फैसले में, ताकि कल को कोई पढ़े तो उसे ना समझ आए कि किसके खिलाफ इल्ज़ाम लगाए गए थे। फिर ये कहा गया है कि जी अटॉर्नी जनरल ने, और उन्होंने कहा है कि जी अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में दरखास्त देंगे तो उस हम्म। दरखास्त पर हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा, इस एश्योरेंस पर जो उस टॉप सिटी के मालिक की दरखास्त को निपटा दिया गया है और उसको कहा गया है कि तुम जाके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अपनी दरखास्त दायर करो। मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ नहीं हुआ है। जब ह्यूमन राइट्स सेल की दरखास्त में टॉप सिटी के मालिक ने DGISI जनरल फैज के खिलाफ इल्जामात के पर मबनी अपना एफिडेविट दे दिया था, तो एक तो फैसले में जनरल फैज का नाम होना चाहिए था। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को खुद ये दरखास्त उसकी अपने फैसले के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भिजवानी चाहिए थी कि आप इस पर कार्रवाई कर कर हमें बताएं। और इस तरह मुजम्मिल इस साहब कहते दरखास्त हैं को कानून में अब हाम है, ये तो तफसीली फैसले में ही जो है वो लग रहा है अब हाम है। नहीं ना, नहीं, ये तो देखे ना, अगर ये फैसला ये होता कि उसकी उसके इल्जामात का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भिजवाता कि आप इस पर कार्रवाई कर कर इसकी तहकीक कर कर हमें बताएं, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक खास मुद्दत के अंदर उसके ऊपर तफ्तीश करके तहकीक करके सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराता। लेकिन ना तो सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ऐसी कोई हिदायत जारी की है कि आप तहकीक करके तफ्तीश करके हमें बताएं, ना ही फैसले में जनरल फैज का नाम लिखा है। तो मेरे ख्याल में टॉप सिटी के मालिक की सारी मेहनत जो उसने जनरल फैज के खिलाफ बयान देने में लगाई सुप्रीम कोर्ट में, जो हिम्मत पैदा की, वो सारी जाया हो गई है और मामला जो है, हमने पहले भी कहा था, खूब मिट्टी पै गया है। आज के फैसले ने तो उसके ऊपर मोहर लगा दिया है कि अदालत तो जनरल फैज का नाम भी फैसले में लिखने के लिए तैयार नहीं, सजा देना तो बहुत दूर की बात है। लिहाजा इससे पाकिस्तान में मुकद्दस गाय कौन कौन है और इदारों का असर व रसूख, और ये कि जो हम कहते हैं कि हाथी मरा भी 1.25 लाख का, आप देखें जनरल फैज रिटायर होने के बाद भी उसका नाम किसी अदालती फैसले में या किसी शिकायत की निंदा की दरखास्त पर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये भी देखे ना, एक बड़ी अदालत ने दरवाजे बंद कर दिए इंसाफ के। अच्छा मुजम्मिल बिल्कुल दरवाजे साहब, बंद कर दिए। हालांकि लोगों को बहुत उम्मीद थी जनरल काजी फैज ईसा से कि वो कम से जी कम जी। ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा ही हुआ है। अब इसे कुदरत की सितमजरीफी कह लें, हमारी उम्मीदों पर पांव फिरना, पानी फिरना कह लें, या हालात का जबर कह लें, लेकिन सूरत हाल यही है कि काजी फैज ईसा ने फिलहाल जनरल फैज के साथ महाज खोलने से इज्तनाब किया है। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक और बड़ी आपके पास अंदर की खबर है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने अजलास तलब कर लिया है 20 नवंबर को। तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल क्या एक्शन लेगी मज़ाहिर अली नकवी के हवाले से?
लेकिन जी ज़ाहिर अली नकवी साहब के मुझे लगता है दिन गिने जा चुके हैं। जो उन्होंने एतराज़ किया था कि जी मेरा रेफरेंस काजी फ़ायज़ ईसा ना सुने, मेरा रेफरेंस सरदार तारिक ना सुने, मेरा रेफरेंस जो है वो बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस ना सुने। अब जब 20 को इजलास बुलाया और इन सब को बुला लिया गया है, बल्कि जिन्होंने मुज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ दरखास्तें दी हैं उन्हें भी बुला लिया गया है। इसका मतलब है उनके जो मुज़ाहिर अली नकवी के एतराज़ात हैं वो तो रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाएंगे और उनके खिलाफ रेफरेंस की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अब क्या 20 को ही उन्हें फारिग कर दिया जाता है या एक और इजलास बुलाया जाता है, ये एक ट्रिकिश क्वेश्चन है। लेकिन मुझे लगता है मुज़ाहिर अली नकवी के दिन गिने जा चुके हैं। उन्होंने जवाब शोकास का दिया नहीं है, अपने ऊपर इल्जामात का जवाब दिया नहीं है, और मुझे नहीं लगता सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उन्हें कोई दूसरा मौका देगी जवाब देने का। ये रेफरेंस की कार्रवाई कानून के मुताबिक आगे बढ़ेगी और अगले 1-2 पेशियों में मुज़ाहिर अली नकवी का फैसला हो जाएगा। पर मुज़म्मिल साहब, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तो एक इतराज़ तो दूर कर रही है कि जिन लोगों ने रेफरेंस दायर किया था उनको भी 20 नवंबर को तलब कर लिया गया है। तो उनको बुलाना तो था ही ना जी। ये उन लोगों की जो दरखास्त है उस पर इनसे जवाब मांगा था। इनके जवाब पर उनको क्रॉस करना था कि देखें इन्होंने ये कहा है आपकी दरखास्त झूठी है या सच्ची है। अपने मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने तो कोई जवाब दिया ही नहीं है, तो उन्होंने दरखास्त सच्ची हो गई ना। आप कोई जवाब देते कि मैंने ये सासे कैसे बनाए हैं तो उनको झूठा करार दिया जाता, उनकी दरखास्तें खारिज की जाती या मंजूर की जाती। अब जब आपने अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात का कोई जवाब ही नहीं दिया है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास क्या चांस है उन दरखास्तों को सच मानने के अलावा। आपको 14 दिन में जवाब देना चाहिए था, आपने जवाब नहीं दिया। देखिए आम अदालतों में भी यही है, अगर आप जवाब दावा जमा ना कराएं, आप अपने सबूत वापस ना जमा कराएं तो अदालत आपका हक दिफा खत्म कर देती है। मुझे लगता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अब मुज़ाहिर अली नकवी का हक दिफा खत्म होना चाहिए। उनको ये बार बार मौका नहीं मिल सकता। उन्होंने 14 दिन में जवाब नहीं दिया है, अब वो इसको डिले करना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है इसको अब आगे कार्रवाई को बढ़ना चाहिए। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और बड़ी अंदर की खबर है आपके पास बिलावल भुट्टो के हवाले से। आज उन्होंने कहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में कमजोर है, इसलिए वो बाकी सूबों की तरफ रुजू कर रही है। उस तरफ जो है वो आज जो दौरा बलोचिस्तान हुआ है उसके हवाले से जो गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा है। और मुज़म्मिल साहब उन्होंने बाप पार्टी का जिक्र भी किया है। तो मुज़म्मिल साहब ज़रा माज़ी का बताएं, क्योंकि बाप पार्टी पहले मुस्लिम लीग नून का हिस्सा ही थी, फिर जो है वो बाप पार्टी बन गई तोड़ के। और आपको भी याद होगा 2018 से पहले जब मुस्लिम लीग नून की लड़ाई हुई थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उसके बाद जो बलोचिस्तान में हुकूमत टूटी तो वो उसमें पीपल्स पार्टी का बड़ा अहम किरदार था। देखिए आसिफ जरदारी साहब खुद को किंग ऑफ बलोचिस्तान कहते हैं। एक तो वो कहते हैं कि मैं खुद बलोच हूँ, और दूसरा वो खुद को किंग ऑफ बलोचिस्तान कहते थे कि बलोचिस्तान की सियासत तो उनकी मरून मिन्नत है। उन्होंने वो कहते थे जब मैं चाहूँ बलोचों को अपने साथ मिला लूं, जो मैं चाहूँ बलोच वो ही करेंगे। लेकिन आज तो बलोच सियासत का बादशाह नवाज शरीफ निकला है। आज तो बलूचिस्तान सारे ने नवाज शरीफ के हक में फैसला कर दिया है, और आसिफ जरदारी का जो किंग ऑफ बलूचिस्तान बनने का था दावा वो तो झूठ साबित हो गया है। देखिए इलेक्शन है, सब सियासी जमातों को सब सूबों में अपनी प्रेजेंस बनानी है। क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में लोगों को अपने साथ शामिल करने की कोशिश नहीं कर रही? क्या पीपल्स पार्टी केपी में लोगों को शामिल करने की कोशिश नहीं कर रही? क्या पीपल्स पार्टी ने जाम कमाल को पीपल्स पार्टी में शामिल होने की दावत नहीं दी है? जब आप खुद सबको दावत देते हैं और अगर लोग आपकी बजाय नून लीग को दावत कबूल कर लें तो आप नाराज हो जाते हैं। भाई यहाँ तो होना आप कहें कि जी हमने तो देखें बाप पार्टी के किसी रुकन को पीपल्स पार्टी में शामिल होने की कभी दावत ही नहीं दी है, ये तो मुस्लिम लीग नून ने दावत करके बड़ा फाउल खेला है। भाई चंद दिन पहले आप जाम कमाल को दावत दे रहे थे कि हमारे साथ आके शामिल हो जाओ। आपने बाप पार्टी के बसिंजो साहब को खत लिखा कि आप पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं। लोगों ने आपके साथ नहीं शामिल हुए तो वो लोगों की राय है, और लोगों ने नून लीग के साथ शामिल होना मुनासिब समझा तो ये भी लोगों की राय है। 2016 में 17 में जब आपने बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत उल्टाई थी तो आप हमें बताते थे कि बलोच नवाज शरीफ के साथ नहीं चलना चाहते हैं, बलोच तो आसिफ जरदारी के साथ चलना चाहते हैं। आज वही बलोच नवाज शरीफ के साथ चलना चाहते हैं और आसिफ जरदारी के साथ नहीं चलना चाहते हैं।
अगर आज बिलावल ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के पास इशारा है तो बलोच उसके साथ चल रहे हैं, तो क्या 2016 में आसिफ जरदारी के पास इशारा था तो बलोच उनके साथ चल रहे थे? फिर जब बाप पार्टी के साथ आपने सेनेट का खेल खेला सादिक संजरानी वाला, तो इशारा आपके पास था। जब आपने यूसुफ रजा गिलानी को बाप पार्टी के सेनेटर से बनाया तो इशारा आपके पास था। तो ये इशारे तो पिछले 5 साल से पीपल्स पार्टी इशारों की सियासत ही तो करती रही है। अब सूरत हाल ये है कि इशारा उनके हाथ से निकल गया है। वो तो सोच रहे थे वो अकेले ही इस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं, नवाज शरीफ लंदन बैठा है, इमरान खान जेल में बैठा है, तो इस्टेब्लिशमेंट में भी नहीं था कि नवाज शरीफ इस तरह वापस आ जाएगा, तो लिहाजा उनकी तकलीफ काफी समझ आती है। लेकिन आज बलूचिस्तान में नवाज शरीफ के हक में फैसला हुआ है। मुझे लगता है अगले इलेक्शन के बाद बलूचिस्तान में की जो बड़ी पार्लिमानी पार्टी है बलूचिस्तान असेंबली में, वो नून लीग होगी, और वहां से एमएनए की भी ज्यादा सीटें जो हैं वो नून लीग जीतेगी। और जो लोग कह रहे थे कि नून लीग सिर्फ जीटी रोड की पार्टी है, उन्हें ये समझ होनी चाहिए कि अब बलूचिस्तान की ज्यादा सीटें नून लीग के पास होंगी, और बलूचिस्तान की सूबाई असेंबली में भी ज्यादा सीटें नून लीग के पास होंगी। आज ये बात तय हो गई है। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये जो मुस्लिम लीग नून के साथ पार्टीज इत्तेहाद कर रही है, क्या ये शेर के निशान पर इंतखाब लड़ेंगी? नहीं, जो लोग मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं वो तो शेर के निशान पर ही लड़ेंगे ना। आप देखें ना, जाम कमाल और रईसानी और जिन्होंने आज 30 लोगों ने मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का ऐलान किया है, वो तो शेर के निशान पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। डॉक्टर मालिक की जो पार्टी है नेशनल पार्टी, वो अपने निशान पर लड़ेगी, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट है, और महमूद खान नचकजई की पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट होगी। बाकी जो लोग आज नून में शामिल हुए हैं वो तो शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर वो जीतेंगे तो वो शेर की सीटें होंगी। अच्छा मुजम्मिल साहब, अंदर की खबर बताएं, सनाउल्लाह ज़ाहरी और कादिर बलोच के हवाले से उन पर कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने एक रास्त लगा दी है। जी, सनाउल्लाह ज़हरी को वापस नहीं लेंगे, वो पीपल्स पार्टी में है, और अब्दुल कादिर बलोच को भी नहीं लेंगे, दोनों को ना लेने का फैसला हुआ है। क्योंकि अब आप देखें ना, जाम कमाल साहब आ गए हैं, और तो अब सनाउल्लाह ज़हरी को लें तो उसे वजीर आला ना बनाए, तो वो भी पीपल्स पार्टी के पास बैठे हैं, तो पीपल्स पार्टी के पास बैठे रहें। जिस तरह चौधरी निसार को वापस ना लेने का फैसला है, ऐसे सनाउल्लाह ज़हरी को भी वापस ना लेने का फैसला है। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब, क्या आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मज़ाहिर अली अकबर नकवी का जो दिफा है, हक के दिफा, वो खत्म होना चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।